हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू बैक टू दिस चैनल सिविल स्पॉटलाइट। और आज हम बात करने वाले हैं मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड की। ये लेक्चर है 3 का, पार्ट 5 का भी पार्ट बी। तो बिफोर स्टार्टिंग, दिस इज ऑल अबाउट मी, माई सेल्फ पीयूष शर्मा, एंड आई हैव 3 years of experience in teaching for the competitive exam. So let's begin our lecture. हमने लास्ट लेक्चर में स्टेप्स से पहले तक का सारा पोर्शन देख लिया था। हमने ये देख लिया था कि फिक्स्ड एंड मोमेंट्स क्या होते हैं और किस तरीके से इनको अप्लाई करना है, इनके साइन कन्वेंशन क्या है। अब हम आगे आते हैं। अब इसके अंदर है स्टेप्स फॉर कैलकुलेटिंग दी मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अब स्टेप्स क्या क्या है, इसके अंदर कुछ स्टेप्स हैं। ये ज़्यादा अच्छे से तब समझ में आएंगे जब मैं आपको नीचे क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा। तो पहले एक बार हल्का हल्का देख लेते हैं कि क्या करना है। जैसे हम सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन क्वेश्चन के लोड के अकॉर्डिंग फिक्स्ड एंड मोमेंट्स फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद उसकी मेंबर स्टिफनेस भी कैलकुलेट कर लेंगे, हर एक मेंबर की। फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है स्टिफनेस के अकॉर्डिंग हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालेंगे एंड कैरी ओवर फैक्टर्स निकालेंगे। फिर एक टेबल बनाएंगे। ये टेबल कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन के साथ समझ में आएगा। उस टेबल के अंदर क्या क्या होने वाला है वो है ये ABCD। तो सबसे पहले बैलेंसिंग द हिंज, कि इंटरनल हो उस पर कभी बैलेंसिंग द हिंज नहीं लगाते हैं, बैलेंसिंग हिंज सिर्फ एक्सटर्नल वालों पे ही लगती है। फिर उसके बाद बैलेंसिंग मोमेंट लगाते हैं, फिर उस मोमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर कैरी ओवर मोमेंट लगाते हैं, और ये जो फिर B से लेकर D तक जो भी पॉइंट है इसे रिपीट करते रहते हैं जब तक कि हम रिक्वायर्ड आंसर पे नहीं पहुंच जाते। उसके बाद बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं और फिर शेयर फोर्स निकालते हैं, और शेयर फोर्स डायग्राम भी हम बना सकते हैं। तो ये जो मैंने बात बोली कैसे करते हैं, ये स्टेप्स आप लिख लेना अच्छे से, अपनी नोटबुक में लिख लेना। अभी हो सकता है आपको समझ ना आए, बट एक बार दो बार मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा अच्छे से तो आपको सब समझ में आएगा। अब जो यहाँ पे मैं क्वेश्चंस की बात करने जा रहा हूँ यार, ये सारे के सारे क्वेश्चन बेसिकली ESE और गेट से उठाए हैं मैंने। कुछ 3 से 4 क्वेश्चन मैंने लिए हैं सब्जेक्टिव से, और वो इनिशियली लिए हुए हैं अभी शुरू के 3-4, क्योंकि मैं चाहता हूँ को ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मिले, जो मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, और विद ऑल कंसेप्ट्स मिले। तो सारे कंसेप्ट्स प्लस वो सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन दिखाने के लिए मुझे ये काम करना पड़ा है। ऑल्दो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इनको उस तरीके से ना एलेबोरेट करूँ जैसे सब्जेक्टिव में होता है, बट आपको कंसेप्ट समझाने के लिए कैसे मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन है, फिक्स्ड एंड मूवमेंट है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, या डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है, कैरी ओवर फैक्टर है, सबको कैसे हम करें। तो उसके लिए मैंने ये 3 से 4 रखे हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ जाएंगे ESE और गेट के, और इसमें सारे टाइप्स के जो आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं SSC JEE गेट और इंजीनियरिंग सर्विस में, वो सारे मैं कवर कर लूँगा। तो सबसे पहला एक ईजी सा क्वेश्चन लिया है मैंने, जिसमें बीच में एक रोलर सपोर्ट है पॉइंट B पे, जो कि 4 मीटर है फिक्स्ड एंड C से। इसके ऊपर एक 12 किलो न्यूटन पर मीटर का UDL लगा हुआ है, और यहाँ पे बीचों बीच ये जो AB है इसके बीचों बीच 4 और 4 है, इसलिए बीच में 24 किलो न्यूटन का लगा हुआ है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहला हमने बोला था फिक्स्ड एंड मूवमेंट निकालो। तो फिक्स्ड एंड मूवमेंट कैसे निकालेंगे, जो जॉइंट है ना जहाँ पे ये B था, तो A और B को और B और C को मैं अलग अलग मान लूँगा विद गिवन लोड। A और B को मैंने अलग माना, B और C को मैंने अलग माना। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे तो ये रोलर जॉइंट था, आपने तो सर यहाँ फिक्स बना दिया। हाँ, ये फिक्स्ड एंड मूवमेंट है, हमने फिक्स्ड एंड मूवमेंट में सारे दोनों साइड फिक्स किए थे, वही वाला कंसेप्ट लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने फिक्स कर दिए। अब 24 किलो न्यूटन की वजह से यहाँ जो मूवमेंट आएगा और ये जो मूवमेंट आएगा, ये क्या होगा, PL/8, क्योंकि सेंटर में है तो ये वाला होता है माइनस का PL/8, ये होता है प्लस का PL/8। तो माइनस का PL/8 सॉल्व कर दो, माइनस का 24, प्लस का PL/8 करोगे तो प्लस का 24, यानी कि फिक्स्ड एंड मूवमेंट एट A एंड B मुझे पता चल गए, जो कि ऐसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। उसी तरीके से B और C, WL²/12 होता है, ये माइनस का होगा, ये प्लस का होगा, रख दिया। ठीक है सर। अब हमारा पार्ट 2 आता है। पार्ट 2 मैंने आपसे कहा था कि स्टेप टू में क्या करना है स्टिफनेस निकालनी है। स्टेप 2 और स्टेप 3 में इसी टेबल के थ्रू आपको समझाता हूँ। आप जितने भी क्वेश्चन करें ना, ऐसी टेबल ज़रूर बनाएं जैसे मैंने बनाई है। ये सबसे बेस्ट वे है कोई भी कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए। आप पहले वहाँ पे जॉइंट लिख लें। जॉइंट मेरा एक ही है यहाँ पे, इंटरमीडिएट, क्योंकि फिक्स्ड वाले तो एक्सट्रीम एंड्स हैं, इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो बीच में जितने भी एंड हो उनको पकड़ लो। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही था, वो B, तो जॉइंट पकड़ लिया मैंने B। अब B से कितने
मेंबर्स जा रहे हैं सर, एक BA है एक BC है, तो हमने BA और BC मेंबर लिख दिया। अब BA को देखो, B पे बैठा दो और A को देखो, A कैसा है, फिक्स है, तो इसकी स्टिफनेस क्या हो गई 4E/L, ठीक है। अब B से बिठा दो, C को देखो दोबारा से, तो क्या मिलेगा 4EI/L, यही तो हमने कहा था, तो हमने वही किया, 4EI/8 हो गया AB के लिए और 4EI/4 हो गया। इन दोनों को जोड़ दो तो टोटल कितना आया, ये टोटल स्टिफनेस हो गई 1.5 EI। अब हमें डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या था, जो गिवन मेंबर है उसकी स्टिफनेस डिवाइडेड बाय टोटल स्टिफनेस, तो 0.5 EI बाय जो भी है हमारा डिवाइडेड बाय 1.5 EI, तो ये आ गया 1/3 और नीचे वाले का आ जाएगा 2/3। तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मिल गया है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या बताता है कि उसके ऊपर जो मूवमेंट आएंगे वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, जो मैंने आपको बहुत अच्छे से पिछले लेक्चर में समझाया है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पोर्शन पे, ये हो गया स्टेप 3। तो कैरी ओवर फैक्टर जो है मैं यही लिखना पसंद करता हूँ और यही बता देता हूँ कि जैसे कि हमें पता है कि B पॉइंट का A पॉइंट क्या था, फिक्स है। B पे अगर कोई भी मूवमेंट लगाई, यही तो हमने देखा था कैरी ओवर में फैक्टर में, ऐसा कुछ दिखाता था मैं आपको, और यहाँ बोल रहा था मूवमेंट लगा दिया MBA, तो यहाँ क्या आ जाएगा MBA/2, क्योंकि ये फिक्स है, यही तो चीख रहा था मैं। तो इसका मतलब कैरी ओवर फैक्टर क्या था, हाफ। तो B से A की तरफ क्या है, हाफ, उसी तरीके से B से C की तरफ क्या होगा, हाफ हो जाएगा। ओके, तो मैं हमेशा अपनी टेबल बनाने के साथ उसके ऊपर एक अलग कलर से या अपने पेन से एक ऐसी चीज़ लिख लेता हूँ कि मेरे को कोई कन्फ्यूजन ही ना हो। अब टेबल कैसे सेट करनी है वो देखो, अब यहाँ मैं आपको टेबल सेट करके दिखा रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले एक ऐसी टेबल बनाओ, जितने जॉइंट थे वो लिख लो। जैसे यहाँ पे जॉइंट B था, A था, तो A पे तो मैंने कन्वर्ट कर दिए टेबल स्टार्ट की, और C पे एंड कर दी, और बीच जॉइंट था तो उसके दो तरफ का पोर्शन ले लिया और ऊपर एक ऐसे ऐसे बॉक्सेस बना दिए। इन बॉक्सेस में मैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर लिखूंगा। जैसे कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है BA का 0.33 और BC का 0.67, है ना। BC का है 0.67 से 0.33। हमें पता है कि फिक्स है A, और ये इसका कोई डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर नहीं होने वाला है, इसका कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे फिक्स्ड एंड मोमेंट। अब देखो, फिक्स्ड एंड मोमेंट मैंने निकाला था AB के लिए, फिर BA के लिए, फिर BC के लिए, फिर CB के लिए, ये सब निकाला हुआ है। देखिए ये रहा, AB के लिए है -24, BA के लिए +24, फिर BC के लिए -16, फिर है +16, तो -24 +24 लिख देते हैं वहाँ पे, जो यूजुअल साइन है उसके साथ। तो यहाँ आ जाएगा -24, दिस इज +24, यहाँ -16, दिस +16। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें एज पर अपनी टेबल के अकॉर्डिंग क्या निकालना है, बैलेंसिंग द हिंज। यहाँ मैं लिखता हूँ बैलेंसिंग हिंज। मैंने कहा था कि जो एक्सटर्नल एंड है उसके ऊपर हिंज होगी तो ही बैलेंस करेंगे। यहाँ एक्सट्रीम पॉइंट्स पे फिक्स्ड एंड है, तो इसका हमें कोई लेना देना नहीं है, और ये बीच का है, इसलिए यहाँ पे आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। तो अब ये हो गया, बैलेंसिंग द हिंज भी देख लिया। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा अगला पोर्शन, जो कि क्या है, एज पर टेबल बैलेंसिंग द मोमेंट। देख लो, ये हो गया बैलेंसिंग द हिंज, फिर बैलेंसिंग मोमेंट, डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट और कैरी ओवर मोमेंट। तो ये कैसे करते हैं वो देखिए आप। अब बैलेंसिंग मोमेंट, आप जॉइंट बी पे आओ। जॉइंट बी पे एक तरफ +24 है, एक तरफ -16 है। लॉजिकली जॉइंट बी पे कोई एक्सटर्नल मूवमेंट तो है नहीं, ठीक है। तो ऐसे जो आपको जॉइंट दिखते हैं उनको बैलेंस करो। आप बैलेंस करने जाओगे तो आपको मिलेगा सर एक्स्ट्रा +8 है, तो मैं बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या ऐड कर दूँ, मैं करूँगा सर -8। कैसे, +24 -16 -8, अब क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब मैंने अब बैलेंस कर दिया है। इसके अंदर एक एक्स्ट्रा मूवमेंट ऐड कर दिया -8 का, कि पॉइंट बी जो था, जो जॉइंट बी था, वहाँ पे नेट मूवमेंट का सम क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो +24 -16 -8 हो गया ना 0। अब हमारा
जो ये मूवमेंट मैंने अप्लाई किया जॉइंट बी पे, एज पर स्टिफनेस, हमें पता है कोई भी चीज़ अगर हम किसी जॉइंट पे लगाते हैं तो उसकी स्टिफनेस के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो ये बी ए मेंबर और बी सी मेंबर के लिए डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ लिखता हूँ मैं डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट। ये कितना है सर, आप क्या करेंगे, ये कर देंगे 8 इंटू 0.33, 8 इंटू 0.33, ये आ जाएगा माइनस का 2.67, और ये जो 8 इंटू 0.67 ये आ जाएगा माइनस का 5.33। ठीक है सर, ये बात भी आ गई। इसके बाद आप क्या करें, एक लाइन खींच दें, ओके, फिर यहाँ लिख दें कैरी ओवर मोमेंट, कैरी ओवर मोमेंट। अब ये क्या है सर, ये जो मैंने ऊपर बताया था ना कैरी ओवर फैक्टर, देखो आधा हमारा इधर जाएगा, इससे बी से ए की तरफ हाफ जाएगा, तो इसको हाफ भेज देता हूँ, ये हो गया माइनस का 1.33 अप्रॉक्सीमेट, और इसका आधा यहाँ भेज जाएगा, तो ये हो गया 2.67। ओके सर, थोड़ा सा और खींचो लाइन नीचे। अब ये फिक्स्ड एंड है ए और बी, इधर से कुछ भी नहीं आने वाला है, इधर से कुछ नहीं आएगा, तो मैं 0 0 लग देता हूँ। अब मैं 0 रख चुका हूँ। अब ये लाइन के नीचे आ चुका है, अब लाइन के नीचे क्या है, पॉइंट बी के ऊपर 0 एंड 0, दोनों तरफ 0 है। अब आप कहेंगे सर मैं बैलेंस करूंगा, बैलेंसिंग द मोमेंट। अपने को क्या करना है, पॉइंट बी से, यानी कि अब हम सिर्फ यहाँ से रिपीट करेंगे, बैलेंसिंग द हिंज सिर्फ एक बार किया जाएगा, और उसके बाद बैलेंसिंग द मोमेंट जो है इसको रिपीट करता रहूँगा मैं इन तीनों को। तो यहाँ पे बैलेंस करने जाऊँगा तो क्या है 0, तो इसका मतलब अभी मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड क्या हो गया 0 0 हो गया। ठीक है सर, डिस्ट्रीब्यूटेड भी लिख दिया यहाँ पे, तो यहाँ आ गया डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट। अब डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट के नीचे हम लाइन खींच देते हैं, अब कोई मतलब नहीं है 0 0 बार बार लिखने का। तो अब क्या करना है सर, अब कुछ नहीं करना है, आपको सॉल्व हो चुका है। यहाँ पे जो ये पॉइंट है ए के नीचे, देखो इन सबको तुम ऐड कर दो, माइनस का 24 और माइनस का 1.33, ये कितना आ गया, यहाँ मैं टोटल लिख देता हूँ, माइनस का 25.33, ओके, ये प्लस 24 है, ये माइनस 2.67 है, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये मिल जाएगा प्लस का 21.33। माइनस 16 माइनस 5.33 गिव्स अस माइनस का 21.33, ओके, एंड दिस इज प्लस 16 माइनस 2.67 प्लस 13.33। अब एक चीज़ लॉजिकली देखना, जो जॉइंट बी था ये पूरी तरह से क्या हो गया है, जॉइंट बी देखो सर पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज हो गया है, इन दोनों को ऐड करोगे 0 हो गया। यही मेरा मेन पर्पज़ है, फिक्स्ड एंड मूवमेंट निकालता हूँ, मुझे पता है मूवमेंट का वेरिएशन आना है, क्योंकि जॉइंट भी कोई रिजिड नहीं है, फिक्स्ड नहीं है, वो एक इंटरमीडिएट जॉइंट है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम बैलेंस करेंगे मूवमेंट को और उसे रीडिस्ट्रीब्यूट करके इतना तक करेंगे कि फाइनली जो मेरा जॉइंट है वहाँ पे क्या आ जाए, मूवमेंट 0 आ जाए। अब ऐसा हो गया। अब आपको बनाना है बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, तो यहाँ पे जो आप स्लोप डिफ्लेक्शन हो गया या मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये दोनों कैसे हैं, डिस्प्लेसमेंट मेथड है। तो इनको बनाने के लिए, इनका जो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम है इसको बनाने के लिए क्या तरीका है, हमारे पास मूवमेंट आ गए हैं, देखो माइनस 25.33 प्लस 21.33 माइनस 21.33 एंड प्लस 13.33। तो इनको कहाँ लिखोगे, यहाँ लिखो बी सी ए बी। अब माइनस का है तो अपन ने ये साइन पॉजिटिव माना था, तो नेगेटिव का 25.33 ये कैसा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। ये प्लस का है तो क्लॉकवाइज, माइनस का है तो एंटी क्लॉकवाइज, प्लस का है तो क्लॉकवाइज। देख रहे हो, ये बना दिया। अब इसका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाने जाओ, इसका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाना तो आसान है सर, वही कंसेप्ट जो मैंने आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में समझाया था, उसी कंसेप्ट उसी साइन कन्वेंशन से मैं इसका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बना रहा हूँ। कैसे, किसी भी सेक्शन पे जाके इसका इफेक्ट देखूंगा ऐसे, इस इफेक्ट का रिप्लाई मिलेगा ऐसे, ये सेक्शन कैसा हो गया या ये वाला रिप्लाई कैसा हो गया सर, हॉगिंग। हॉगिंग कैसा होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव का
25.33 से 21.33। सिमिलरली इसको देखो, किसी भी सेक्शन पे जाके देखा, इसका इफेक्ट ऐसे, बीम का रिप्लाई ही बेंडिंग मोमेंट है। ये कौन सा हो गया, हॉगिंग, सर बना दिया माइनस का, ये लो। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। अभी आपने सिर्फ मूवमेंट डायग्राम बनाया, अभी आपने पूरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नहीं बनाया। अब पूरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगा? सर यहाँ पे 24 था, यहाँ पे 12 किलो न्यूटन था, आपने मूवमेंट तो बना ही लिए। अब एक काम करो, मूवमेंट को भूल जाओ आप, अब इस बीम को जो एक्सटर्नल लोड है उसके साथ लेके एक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना दो एज अ सिंपली सपोर्टेड। जो ये पार्ट ए बी और बी सी हैं, ए बी में आपको पता है 24 किलो न्यूटन था, यहाँ 12 किलो न्यूटन पर मीटर था, इसको सिंपली सपोर्टेड मानो और ड्रॉ कर दो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को। मैंने ड्रॉ कर दिया। वहाँ पे मैंने एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, आज तक मैंने नेगेटिव पोर्शन जो है वो हमेशा एक्सिस के ऊपर बनाए, नीचे बनाए हैं। पहली बार मैंने यहाँ दिखाया कि मैं ऊपर बना रहा हूँ नेगेटिव, ये इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव को ऐड करूँगा तो आपको अच्छे से दिखे वो। तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव भी एक्स एक्सिस के ऊपर बनाऊंगा और नेगेटिव भी एक्स एक्सिस के ऊपर बनाऊंगा। अगर वो दोनों ही पॉजिटिव है, बेंडिंग मोमेंट का जो पॉजिटिव होगा ना उसको मैं एक्सिस के नीचे बनाऊंगा, और इसका जो है सिंपली सपोर्टेड का जो बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव है उसको एक्सिस के ऊपर बनाऊंगा। ये काम इसलिए करते हैं कि हम, अब भी मैं दिखाऊंगा, दोनों को ऐड करूंगा तो क्या होगा। अब देखो, इसको सिंपली सपोर्टेड रखोगे तो ये WL/4 आएगा इसका बेंडिंग मोमेंट, और ये सिंपली एक स्ट्रेट लाइन होगा, तो ये होगा 24 इंटू दिस थिंग 8/4, 48 किलो न्यूटन हो गया पीक पॉइंट। इसी तरीके से इसका WL²/8 होता है, पीक पॉइंट हो गया 24। अब आप एक काम करो, इन दोनों को बना दो। इन दोनों को बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, इन दोनों को बनाने बैठा तो ये देखो, यहाँ क्या था, यहाँ था सर माइनस का 25.33, ये क्या है, ये है सर 25.33, ये कितना है सर 21.33। समझ रहे हो, ये जो ब्लू में बनाया मैंने, ये ब्लू में बनाया ना, ये देखो। इसको बनाते कैसे हैं, इसको बनाते हैं ऐसे। ये तो फाइनली बहुत एक अच्छे से समझाने की मैंने कोशिश की है, तो पहले मैं यहाँ बनाने की कोशिश करता हूँ, इसको आपको दिखाता हूँ कि कैसे मैंने इसको बनाया है, ये वाला कर्व जो कन्फ्यूजन दूर हो जाए। एक बार ये अपनी प्रोसेसिंग बंद करे, देन आई विल कंटिन्यू। ओके, तो इसको बनाने का सिंपल तरीका मैंने ये करा है, यहाँ ये था ए, ये हो गया बी, और ये पहले इन सबको अलग अलग बनाते, बाद में इन दोनों को बी पॉइंट को एक साथ जोड़ देंगे, है ना। तो सबसे पहला है यहाँ पे ऐसे, ये लो और ये लो, ये है 25.33, इस 25, थोड़ा लैग कर रहा है आज मेरा लैपटॉप, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, थोड़ा सब्र करें आज। 25.33, this is negative 21.33, again this is negative and this is 13.33। ओके सर, अब मैंने बनाया वो है 48, यहाँ पे क्या था 48, इसको मैं अलग कलर से बना देता हूँ ताकि अपना कन्फ्यूजन दूर रहे। इसको मैं बनाता हूँ ग्रीन कलर से। ओके, तो प्रोसेसिंग बहुत स्लो कर रहा है। हियर वी गो, सेंटर में 48। ये भाई साहब कैसे हैं, ये भाई साहब हैं पॉजिटिव, इधर पॉइंट पे लिख देता हूँ 48। और ये महाराज जो हैं पैराबोलिक हैं, और इनका टॉप है 24, तो अप्रोक्सीमेटली कहीं बीच में ऐसा ऐसा कुछ हो जाएगा। अब आप लॉजिकली देखो, जब मैं इतने पोर्शन की बात करता हूँ, ये पोर्शन है नेगेटिव और ये पोर्शन है पॉजिटिव, जैसे इट्स हैंगिंग अगेन एंड अगेन, जस्ट अ मिनट यार। ओके, नाउ सी, अब आप इतना सा पोर्शन देखो, ये वाला, इसमें ये जो ग्रीन के अंदर है ये है पॉजिटिव,
और ये जो वाइट के अंदर है ये है नेगेटिव। अब आप इतने से एरिया में नेगेटिव पॉजिटिव देखोगे तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो गए, तो बचा क्या, सिर्फ ये एरिया है कि नहीं, यही एरिया बचेगा। एक बार इसे हटाने दो, हट गया। तो अपने पास जो एरिया बचा वो क्या है, ये। अब ये नेगेटिव नीचे पॉजिटिव ऊपर, तो ये एरिया क्या कौन सा बच गया, ये देखो ये वाला। और इधर कौन सा एरिया बच गया, यहाँ ये पॉजिटिव थोड़ा कम हो जाएगा और नेगेटिव ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे एरिया कौन सा हो गया, नेगेटिवली ओवर शेडो कर जाएगा। जैसे हमने लेफ्ट में बनाया वैसे वो राइट में हो जाएगा। आई बात समझ में। उसी तरीके से सेम कंसेप्ट पे यहाँ पे ये एरिया हो गया इफेक्टिव और ये एरिया हो गया। अब इनमें हमें क्लियरली पता चल रहा है कि नेगेटिव कौन सा और पॉजिटिव कौन सा है। सेम कंसेप्ट को मैंने यहाँ बड़े अच्छे से क्लीन वे में लिख के थोड़ा बना दिया था। तो ये देखो ये बन गया, तो ये नेगेटिव हो गया, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। तो आपको क्या मिला, आपको मिला जब बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज कर रहा है, आपको मिला जब बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज कर रहा है तो उसे कहता है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। यहाँ पे कई पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन हो गए जो मैंने रेड से डिनोट किया, 1 2 3 4, और ये आपको बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम मिल गया। अब आपको शेड करना है तो ये जो मेजॉरिटी पोर्शन है ना उसको शेड कर दिया करो, जैसे मैंने यहाँ ग्रीन कलर से शेड किया हुआ, ये बताने के लिए कि हमारा बेंडिंग मूवमेंट पोर्शन टू बी कंसिडर्ड इज द शेडेड वन। और मैंने यहाँ माइनस प्लस अलग से लिख ही दिया कि आपको पता रहे नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, ऐसे। अब इसके बाद आता है एक पोर्शन इलास्टिक कर्व बनाने का। अब सर ये इलास्टिक कर्व क्या है, अरे कुछ भी नहीं, अगर लोड लगाया है तो उसकी वजह से डिफ्लेक्शन कैसा होगा, उस कर्व को यार इलास्टिक कर्व कहते हैं, ठीक है। अब तुमने देखो यहाँ पे लगाया था शुरू में ए बी पोर्शन में 24 किलो न्यूटन लोड, हमें तो पता है कि यार वो नीचे तो जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ पे आप कैसा बनाओगे, यहाँ पे आप बनाओगे कुछ इस तरीके का, ये देख रहे हो यहाँ पे मैंने ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, इसके बगल में एक पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, फिर ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस के ऊपर जा सकता है और फिर वापस से नीचे आएगा, फिर से पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन और फिर से पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन को यहाँ पे नोट कर दिया। अब आपसे कई बार बच्चों को बड़ी ही कंफ्यूजन हो जाती है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, हम चीखते रहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और जब बेंडिंग मोमेंट की बात करते हैं बेटा तो हम बोलते हैं कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। तो ये दोनों पॉइंट एक ही हैं, बस इनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो अलग अलग है। किस तरीके से है रिप्रेजेंटेशन और क्या है वो मैं भी अब समझाता हूँ आपको। देखें पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन वही जहाँ पे साइन चेंज हो बेंडिंग मोमेंट का। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है, देखो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का सीधा हिसाब ये है कि मैथमेटिकली ये कहता था द चेंज इन कॉन्केविटी विदाउट एनी चेंज इन स्लोप। इसका क्या मतलब है पीयूष सर, देखो आप एक ऐसा कर्व बनाओ यार, तो इसका मैं टेम्परेरी हटाता हूँ, ये देखो ये जो चेंज इन कॉन्केविटी हुई है, यहाँ ये कॉन्केव डाउन है, यहाँ ये कॉन्केव अप है, कॉन्केविटी चेंज हुई, कॉन्केव अप कॉन्केव डाउन। तो इसके ऊपर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ। अब ये जहाँ कॉन्केविटी चेंज हुई है, देखो यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा तो इसकी टेंजेंट कुछ ऐसी बनेगी, और जस्ट टू द राइट ऑफ जहाँ कॉन्केविटी चेंज हुई है वहाँ बनाने की कोशिश करता हूँ तो ऐसी बनेगी। इन दोनों की स्लोप में कोई चेंज नहीं आया, चेंज कहाँ आ गया, कॉन्केविटीज़ में। तो ऐसे पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके, अब यही चीज आपके जो इलास्टिक कर्व है, इलास्टिक कर्व का मतलब क्या है कि लोड के अंदर आपका स्ट्रक्चर कैसे डिफ्लेक्ट करेगा उसका रिप्रेजेंटेशन। अच्छा ये फिक्स्ड है, आप इतना हाई फाई भी मत सोचो कि ये आ गया वो आ गया, आप ये बताओ ये फिक्स्ड है, फिक्स से स्लोप जीरो है। अगर यहाँ पे स्लोप जीरो है और आप इसको थोड़ा इलेबोरेट करके बनाओ तो ऐसी हुई कॉन्केविटी कुछ देर के लिए, बट फिर यहाँ पे कॉन्केविटी चेंज हो जाएगी। आप देख रहे हो यहाँ कॉन्केव था, पहले कॉन्केव डाउन फिर कॉन्केव अप हो गया। तो इस पॉइंट को हमने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोला डिफ्लेक्शन कर्व में, और किस मैथमेटिकल टर्म में निकाला इसको, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन जो पॉइंट है उसकी हेल्प से मैंने निकाल लिया कि यहाँ पॉइंट पे वो होगा। तो सिमिलरली ये क्या था, कॉन्केव अप चल रहा है, एकदम से मेरे को कॉन्केव डाउन बनाना पड़ गया, देख रहे हो ये कॉन्केव डाउन आ गया।
फिर से मेरे को कॉन्केव अप बनाना पड़ा, फिर कॉन्केव डाउन आ गया। तो इस वजह से जहाँ कॉन्केविटी में चेंज हुआ है विदाउट एनी चेंज इन स्लोप, दीज आर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसलिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमेशा आपको इलास्टिक कर्व में मिलता है, और आपको जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन है जहाँ बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज करता है वहाँ पे मिलता है। तो इन चीज़ों में आई होप अब कोई कन्फ्यूजन ना रह गया हो आप लोगों के लिए। तो ये था कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से आप कैसे बनाते हैं। और यहाँ पे मैंने वही चीज़ लिखी है कि जो हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ते थे कि हमारे जो कॉन्केव अपवर्ड है और कॉन्केव डाउनवर्ड है, उनको हम किस तरीके से जो हम लेते हैं वही सेम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वाला। आप उसको ज़्यादा ना घुसे कॉन्केव अप कॉन्केव डाउन में, आप तो उसको उस तरीके से याद कर लें यार कि हॉगिंग एंड सैगिंग, सेम कंसेप्ट वही लगाया हुआ है यहाँ पे। तो ये तो मैंने कॉन्केविटी के टर्म्स में बताया है कि आपकी अगर कॉन्केविटी अपवर्ड है तो बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव होगा। ऐसा रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको आईक्यू से भी पता लग जाता है ये चीज़। तो कॉन्केव अपवर्ड है तो बेंडिंग मोमेंट ये आ गया। वैसे ये बात जो यहाँ लिखी है इस पर ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, इसको भूल जाओ तो अच्छा है, इसको रहने दो, आप अपने दिमाग से आराम से आईक्यू से लगाओ, वो बहुत बहुत अच्छा रहता है। तो यहाँ पे ये गया ऐसे, ये बन गया, ये ज़्यादा बेटर है। अब रिएक्शंस निकालने, क्योंकि ये इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर था और मैंने आपको चीख चीख के बोला था जब इस मेथड को स्टार्ट किया था, ये सिर्फ इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स में ही लगाना, डिटर्मिनेट में मत लगाना। तो इनडिटर्मिनेट था, अब मुझे यहाँ मूवमेंट पता चल गया है, ये मूवमेंट पता चल गया, और यहाँ नेट मूवमेंट क्या हो गया, क्योंकि यहाँ 21.3 और 21.3 आपस में ऐसे आएंगे तो उन दोनों का एडिशन करूँगा तो 0 हो गया कि नहीं, हो गया। तो अब आपके पास क्या गया, एक आर ए है, एक आर बी है, एक आर सी है। अब तो सिंपल लगाओ, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल 0, समेशन ऑफ मूवमेंट एट ए 0, समेशन ऑफ मूवमेंट सी 0, सारे की सारी वैल्यूज निकाल लो। अब तो ये फाइंड आउट कर सकते हो, इसलिए मैंने ये फाइंड आउट करने में टाइम वेस्ट नहीं किया है। तो आई बात समझ में कैसे मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन लगाना है। ये था सबसे बेसिक क्वेश्चन, ये था आपका सबसे बेसिक, सबसे कहूँगा लर्निंग क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप नोटबुक में लिखें, जैसे मैंने लिखाया है उस तरीके से सॉल्व करें। इससे आपको सबसे पहले बेसिक डेवलप होगा कि बीच में है तो मैं कैसे सोचूं। इससे बड़े क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में तो नहीं देखने को मिल रहे हैं, बट फिर भी मैं करवाऊंगा, इससे थोड़ा बड़ा क्वेश्चन करवाऊंगा। और आपको पता है मैं चाहता हूँ कि आप कंसेप्ट लर्न करें इंस्टेड ऑफ जस्ट क्रैमिंग थिंग्स। कोचिंग्स में जैसे कि बस करा दिया वो वाला हिसाब नहीं है यहाँ पे, यहाँ मैं चाहता हूँ सीखें। तो इसी वजह से मैंने एक कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को हमने ऐसे ही क्यों बनाया सर। और फोर्स मेथड में आज तक हम पढ़ते आए थे कि सर हम सारे रिएक्शंस निकालते हैं फिर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते थे ऐसे ऐसे करके, है कि नहीं, और उनके मूवमेंट और रिएक्शंस को साथ में रखते थे। आपने स्टिफनेस मेथड में अलग अलग बनवाया और काम चलवा दिया हमारा। तो सबसे पहले फोर्स पढ़ते हैं, जो हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में अच्छे से पढ़ा था कि समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस 0, वर्टिकल फोर्सेस 0, मूवमेंट बता दो मुझे, अब मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना दूंगा। यहाँ पे क्या होता है, here we need to know the moments and load reactions before making bending moment। यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना चाहता हूँ। देखो ये फिक्स्ड बीम है, यहाँ पे मैंने L/2 पे लगा दिया। अब मेरे को फिक्स्ड एंड मोमेंट पता है, फिक्स्ड एंड मोमेंट कितना आ जाएगा, ये PL/8 आ जाएगा, ये PL/8 आ जाएगा। और मैंने एक बार आपको पिछले लेक्चर में बस एक छोटा सा हिंट दिया था, जैसे एवेंजर्स की मूवीज़ में आपको छोटा छोटा हिंट मिलता रहता है अगली मूवी के लिए, ऐसे वो वाली मूवी का हिंट है। क्या था कि सर मैंने बोला था अगर यार तुम्हें सिर्फ 2 जॉइंट्स वाली कोई मेंबर मिले जो कि फिक्स्ड है, तो समझ जाना ये जो फिक्स्ड एंड मूवमेंट है यही तुम्हारे फाइनल मूवमेंट है, यही बोला था। तो मैंने उसका छोटा सा एग्जांपल लिया है यहाँ पे। ये 2 एंड्स हैं, सिर्फ 2 हैं। अगर इसमें बीच में मैंने कहीं सपोर्ट लगा दिया होता या कहीं एक और कुछ लगा दिया होता या इंटरनल हिंज लगाती होती तो उस केस में एक मेंबर नहीं रहता, 2 मेंबर हो जाते मेरे पास। मुझे एक मेंबर चाहिए बस, एक मेंबर और फिक्स्ड एट बोथ साइड्स, कोई सा ही लोड लगाओ। तो वो जो फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स आएंगे वो आपके फाइनल मूवमेंट्स हैं। ओके सर, वो क्या है, फाइनल मूवमेंट्स है। तो P की वजह से यहाँ फाइनल मूवमेंट फिक्स्ड एंड मूवमेंट बताओ, माइनस का PL/8 माइनस था इसलिए मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, इसका प्लस PL/8 तो उसको क्लॉकवाइज रहने दिया। अब RA प्लस RB बीच में लगा हुआ है तो ये P/2 होगा। ओके, अब इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाओ। इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए पहले हम x को 0 बनाएंगे, ये बना दिया। अब इसका क्या था, ये नीचे की ओर, ये गया आया रिप्लाई आया नीचे, माइनस PL/8 बना दिया।
अच्छा इधर आ रहा है पी इंटू टू इंटू एक्स हो जाएगा पॉजिटिव वाला, तो मैंने उसको देखो बढ़ाते जा रहा हूँ सेंटर पे मार्क करके देख लिया, PL/8 आया और ऐसे बना दिया। ये हमने सीखा है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में, कहाँ, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर। जब बच्चा बिल्कुल बेसिक पे होता है हम मानते हैं कि भाई 12th से आया है, इसको भी उसी से चला। अब आप थोड़ा बहुत सीख गए हो, अब दूसरी ट्रिक्स सीखना जरूरी है इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर वाली, जहाँ पे यार अब ज़रूरी नहीं है कि इतना मतलब इजीली आपको चीज़ें मिल जाएं, तो अब कैसे करोगे। अब यही क्वेश्चन को मैं डिस्प्लेसमेंट मेथड यानी कि मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का हो या स्लोप डिफ्लेक्शन का हो, इनसे करके दिखाने की कोशिश करना हूँ। तो इसका बेंडिंग मूवमेंट कैसे बनाओगे आप, बेंडिंग मूवमेंट बनाओगे इसको दो पार्ट में ब्रेक करके, एक इसको सिंपली सपोर्टेड फॉर्म में ब्रेक कर लो, दूसरा इसको मूवमेंट में ब्रेक कर लो। ये मूवमेंट कौन से हैं सर, फिक्स्ड एंड मूवमेंट है, और फिक्स्ड एंड मूवमेंट ही आपके फाइनल होते हैं, तो इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ये फाइनल हो गए। क्योंकि यहाँ पे तो आपको कोई कैरी ओवर फैक्टर और कुछ जाना नहीं है, ये सब पता है ना, जो मैंने ऊपर समझाया है वही कंसेप्ट लगा रहा हूँ। फिक्स्ड एंड मूवमेंट लगाए, फिर टेबल बनाई होगी, फिर मैंने कैरी ओवर फैक्टर लगाए होंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट लगाया होगा, और मुझे पता चला सब जगह 0 0 0 आ रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे ये यही बने रहेंगे। अब इसको बनाओ बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम को, ये हुई मेरी एक्सिस। अब ये देखो इसका इफेक्ट यूँ, इसका रिएक्शन यूँ, ये कैसा हो गया हॉगिंग नेगेटिव, तो बना दिया मैंने -PL/8। लो ये कैसा है, सिंपली सपोर्टेड PL/4 सर, बिल्कुल सही। अब इन दोनों को ऐड कर दो, अब इन दोनों को मैं ऐड करने जाऊंगा तो ये देखो पहले तो ये PL/8 मैंने ग्रीन से बनाया और PL/4 वाला पोर्शन मैंने ब्लू से बना दिया। तो मैंने जैसे अभी आपको समझाया था, इतना सा पोर्शन देखा, इसमें सबसे ज़्यादा डोमिनेंस किसका है सर, नेगेटिव का है, तो उसको शेड कर दिया। यहाँ डोमिनेंस किसका है सर, पॉजिटिव का है, फिर नेगेटिव का है। अब यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है इसको टोटल में से माइनस कर दो तो आपको ये मिल जाएगा, तो यही मैंने किया है, PL/4 माइनस PL/8 मिल गया PL/8। अब आप देखो इससे भी आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मिल रहा है, यही था PL/8 PL/8 PL/8, यहाँ पे भी वही आ गया PL/8, ये PL/8 और ये भी PL/8 है। आई बात समझ में, और नेगेटिव का था इसलिए यहाँ नेगेटिव साइन आ गया, यहाँ पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव आ गया। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन का वे है। हमारा जो स्टिफनेस मेथड है उसने हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना इजी कर दिया है व्हेन वी गो थ्रू दिस डिस्कस्ड अप्रोच। आई बात समझ में। सो सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि ये दोनों रिप्रेजेंटेशन एक ही हैं, ये चीज़ मैंने चूज़ की कि मैं आपको बता दूं। ओके सर, अब हम बात करते हैं कि आप इसके अंदर से दो पॉइंट लिखेंगे, एक ये जो मैंने बोला और एक पॉइंट जो मैंने यहाँ नहीं लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूँ कि इसको ज़रूर नोट करना। इफ़ फिक्स्ड बीम हैज़ वन मेंबर then fixed end moments are final moments। अब आप पूछेंगे कैसे पता चला, आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो मैंने ऊपर सिखाया है उसको इस दो जॉइंट या कहूँ एक मेंबर के लिए बना के देखो, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। हर चीज़ जीरो आती चली जाएगी, एंड में अपना फिक्स्ड एंड मोमेंट ही आपका फाइनल एंड मोमेंट बन जाएंगे। तो ये पहली टाइप का क्वेश्चन था, फिर ये एक्सप्लेनेशन था। अब आप ये चीज़ सीख चुके हैं कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता कैसे है। अब आपका क्वेश्चन आना चाहिए कि सर आपने जो इतनी बड़ी बड़ी ये टेबलें बनवा दी, इसमें हमने ऐसा ही क्यों किया, ये ही क्यों किया। अब मैं उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए, सिर्फ आपको याद करना हो कि ऐसा क्यों करना पड़ा। अब इसके लिए थोड़ा मेरे को ऊपर जाना पड़ेगा। ये देखिए ये पुराना क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में मैंने जॉइंट बी को, जो कि इंटरमीडिएट जॉइंट है, इंटरमीडिएट जॉइंट है, इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल मूवमेंट नहीं है, सिर्फ एक रिएक्शन था आर बी, यहाँ लगेगी वो आर बी। मैंने क्या किया, मैंने कहा इसका मैं हमेशा सीखता हूँ बेटा फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। ये जो मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन था ना, हार्डी क्रॉस ने बोला इनका भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ बट बी पॉइंट को फिक्स कर दो दोनों के लिए, तो इसने क्या करा, बी को फिक्स करवा दिया। और इसने बोला अगर बी फिक्स है तो इसके ऊपर क्या मूवमेंट आना चाहिए, मैंने बता दिया यार यहाँ तो +24 आएगा, और ये बी फिक्स है तो यहाँ क्या आएगा -16 आएगा सॉरी। तो इस वाले बी पे -16 जो राइट में और जो लेफ्ट में उसमें +24। मैंने कहा ठीक है सर, अब हमको इतना तो पता चल गया। अब ये दोनों असलियत में है तो एक ही जॉइंट,
ये भी और ये भी हैं तो एक ही जॉइंट, अब इन दोनों को ज्वाइन भी तो करूँगा मैं, तो मैंने इसका ज्वाइनिंग कहाँ कर दिया, टेबल के अंदर कर दिया। देखो ये टेबल नीचे आई खुल रही है, तो ये ज्वाइन मैंने कर दिया, ये आ गया ज्वाइन। अब आप एक बात बताओ, जब उस पॉइंट पे था तो दोनों तरफ लेफ्ट और साइड जुड़ के मैंने आपको बताया था फ्री बॉडी डे बनाएंगे, वापस ज्वाइन करेंगे तो ज़ीरो आना चाहिए सर। आप भी बोलोगे हाँ सर ज़ीरो आना चाहिए, ये तो बेसिक है। तो उसको ही तो मैंने ज़ीरो किया है। यहाँ पे इन दोनों को ऐड करोगे 24 माइनस 16 तो +8 बच रहा था। तो मैंने कहा अच्छा तो मैं -8 का एक्स्ट्रा मोमेंट ऐड कर देता हूँ, तो मैंने वही किया। तो इन तीनों को देखो अब आप, तो क्या हो गया, इस जॉइंट पे मोमेंट 0 हो गया। आई बात समझ में? बाकी क्या है, बस इसका डिस्ट्रीब्यूशन है एज पर स्टिफनेस, और वो कैरी ओवर फैक्टर का कंसेप्ट है, उसकी वजह से मैंने ए पे और सी पे थोड़ा मोमेंट भेज दिया, और फिर उन सबको पर जब 0 हो गया बी पे नेक्स्ट लाइन खींच के तो मैंने उसको ऐड कर दिया। है कि नहीं आसान? फिर और फिर उसका इलास्टिक कर्व बना दिया। तो इस तरीके से मैंने वो क्वेश्चन का कंसेप्ट फॉलो अप किया। तो अब आपको मैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन बताता हूँ। अभी तक मेरा एक भी सपोर्ट सेटल नहीं हुआ था। अब एक 2 स्पैन बीम है जो कि यहाँ पे दी हुई है। 2 स्पैन मतलब बीच में कहीं ना कहीं एक जॉइंट है। सपोर्ट्स एट ये सपोर्ट बी जो है इट सेटल्स बाय 1 mm। ये जो बी है ये 1 mm से सेटल कर गया है। ये देखो 1 mm। ई आई कॉन्स्टेंट दिया है, बोला बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाओ। इसको करेंगे हम मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से। अब हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि सर फिक्स्ड एंड मोमेंट्स बनाने। अब आप बताओ, बी सेटल करता हूँ और बी को सेटल करूँगा, और ये ए और बी है, इसको देखता हूँ। ऐसे ही बी और सी को भी देखने बैठ जाऊँगा मैं, बट फिलहाल तो मैं ए बी को देखता हूँ। अगर बी सेटल करता है बाय डेल्टा, तो मैंने फिक्स्ड एंड मोमेंट से आपको याद होगा ये बताया था कि इसका होता है -6 EI डेल्टा बाय एल स्क्वायर, और इसका भी राइट साइड में जो इंट्रोड्यूस्ड मूवमेंट होगा वो क्या होगा, -6 EI डेल्टा बाय एल स्क्वायर होगा। ये बात ही कही थी मैंने, तो वो बात यहाँ पे आपको याद आ जाएगी। अब मैं इसका फिक्स्ड एंड मूवमेंट लिखने चल पड़ता हूँ। ठीक है सर, फिक्स्ड एंड मूवमेंट लिखने से पहले अच्छा एक चीज़ और है कि ये जो है ये -100 किलो न्यूटन का मूवमेंट लगा हुआ है 2 मीटर पे, ये देखना भूल गए थे हम। और ये 100 किलो न्यूटन का लोड लगा है, ये भी सिर्फ बी सेटल नहीं हुआ है, इसके साथ एक्सटर्नल लोड भी है। तो देखो एक क्वेश्चन से 2-3 तरह क्वेश्चन मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले फिक्स्ड एंड मूवमेंट उठाया मैंने मूवमेंट के लिए, सबसे पहले वहीं से सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये होता है अगर बीचों बीच लगता है तो यहाँ आता है m0/4, यहाँ आता है m0/4 लगा दिया, तो कितना हो गया +25 +25। ठीक है सर, इधर लगा दो 100, ये क्या हो गया -PL/8, ये हो गया +PL/8। रटना है बिल्कुल, वही कर दिया -100 और रख के देखा वैल्यूज़ को, ये मिल गया सर -50 +50। ओके सर, नो प्रॉब्लम। अब आओ सेटलमेंट का इफेक्ट। अब सेटलमेंट का इफेक्ट भी तो देखना पड़ेगा। अब ये डेल्टा से अगर सेटल हुआ है, जो कि आप देख रहे हैं ए बी के पोर्शन को, तो जो ए है उसमें क्या मूवमेंट इंट्रोड्यूस हुआ होगा, उसमें सर क्लियरली इंट्रोड्यूस होगा -6 EI डेल्टा बाय एल स्क्वायर। और एम बी ए उसमें क्या इंट्रोड्यूस हुआ होगा, वो भी -6 EI डेल्टा बाय एल स्क्वायर ही इंट्रोड्यूस हुआ होगा सर। ये बात तो हमको क्लियर है ना। सो अब हम इसमें वैल्यू रख देते हैं। -6 EI की वैल्यू गिवन थी, डेल्टा की वैल्यू 1 mm है, 1 mm को मैंने मीटर में बदल दिया तो 10⁻³ और ये डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, सॉल्व करोगे -18 आ जाएगा, बी का भी -18 आ जाएगा। उसी तरीके से एम बी सी, मैंने आपको पहले ही बोला था बेटा ये क्लॉकवाइज होगा ना तो ये वाला डिफ्लेक्शन पॉजिटिव लेना। अब ये कैसा हो गया सर एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका डिफ्लेक्शन कैसा लूँगा, नेगेटिव। देखो मैंने माइनस डेल्टा लिख दिया। ठीक है, सॉल्व कर दिया, क्या मिल गया +18 +18। अब हम सुपर पोजिशन का प्रिंसिपल अपनाएंगे कि एक ही पॉइंट पे आपको मूवमेंट ऐड करने। अपन ने देखा था कि m0 की वजह से जो सेंटर पे लगा था उसकी वजह से 25 है और सेटलमेंट की वजह से -18 है, तो दोनों को ऐड कर दो, +7 आ गया। तो फाइनली जो मेरा फिक्स्ड एंड मूवमेंट है जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ m/AB से, तो m/AB का फिक्स्ड एंड मूवमेंट क्या है, +7 kN/m है। बी ए का भी +7 है। उसी तरीके से MBC -50 +18 -33, सॉरी -32, एंड MCB 50 + 18 इज 68, किसका, प्लस का। तो
मेरे को फिक्स्ड एंड मोमेंट अब मिल चुके हैं। अब मेरा पार्ट 2 यानी कि स्टेप 2 क्या है सर? स्टेप 2 है अब सीधे सीधे आप स्टिफनेस निकालो। अब हम स्टिफनेस निकालते हैं यहाँ पे। चलिए सर स्टिफनेस निकालते हैं यहाँ पे। अब स्टिफनेस निकालने जाओगे तो वही जॉइंट लिखना है, फिर मेंबर BA BC लिखना है, फिर उनका जो होगा 4EI/L लिखना है, 4EI/L जो कि दोनों तरफ फिक्स था। बी से देखूंगा A की तरफ फिक्स, बी से देखूंगा C की तरफ फिक्स थे, इसलिए 4EI/L 4EI/L हो गया। दोनों को जोड़ा 2 डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मिल गया 0.5 काम वही जो पहले किया था, लिख दिया। यहाँ डब्बा बनाया, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर लिख दिया। इनका तो 0 है और कैरी ओवर फैक्टर है, उससे मेरे को मतलब था B से C पे सर हाफ, B से A पे सर हाफ। बिल्कुल सर। अब आप आते हैं, अब इसको मैं आपके सामने फिर से सॉल्व करूँगा। अब फिक्स्ड एंड मोमेंट हमारे पास कितने हो गए थे सर? +7 ओके, प्लस लगा देते हैं यार, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। -32 +68 ओ अरे +7 -32 +68। अब यहाँ लगाओ बैलेंसिंग द हिंज। कुछ है क्या एक्सट्रीम? ये नहीं है हिंज, ये नहीं है हिंज, भूल जाओ, ठीक है। अब आओ सर बैलेंसिंग मोमेंट पे। बैलेंसिंग मोमेंट +7 -32 बचा -25, यानी कि मेरे को इसको बैलेंस करने के लिए कितना लगा दूँ? +25 लगा देता हूँ, तो बैलेंस हो जाएगा +25। ओके सर, अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट की, और लाइन खींच दो। डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट के बाद हमेशा लाइन खींच दिया करो। अब देखें, ये जो 25 किलो न्यूटन मीटर एक्स्ट्रा लोड लगाया, आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये क्या मिल गया? 12.5, और मेंबर BC को कितना मिल गया? 12.5, प्लस में चल रहा है, ठीक है सर। अब कैरी ओवर मोमेंट की बात की जाए, कैरी ओवर मोमेंट आ जाएगा जो लाइन के नीचे आएगा, मैंने लाइन खींची हुई है उसके नीचे आएगा। और कैरी ओवर मोमेंट कितना होगा सर? आधा होगा 12.5 का, कर दो। 12.5 का आधा कितना हुआ? 6.25, 6.25। अब क्या कहीं और से B पे कुछ आएगा? नहीं आएगा, 0। तो इस B कैसा हो गया सर? बैलेंस्ड हो गया। बैलेंसिंग मोमेंट, सब कुछ ठीक है। अब ठीक है सर, 0 आ गया, सब कुछ बैलेंस्ड है। अब क्या करना है सर? लाइन खींच के इसका बस टोटल करना है, कर देते हैं। जोड़ दो, +7 प्लस का 6.67 13.25, प्लस का +7 12.5 19.5, अगेन -32 12.5 जोड़ोगे माइनस का 19.5 निकलेगा, एंड +68 एंड 6.25 74.25 हो जाएगा। ये मैंने लिख दिया। अब ये काम हो गया, यानी कि मेरे को फाइनली इनके ऊपर आ रहे मूवमेंट्स पता चल चुके हैं। अब क्या करना है? सिंपली बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। इनको बना देता हूँ। प्लस का था तो एज इट इज़ प्लस का है तो वही क्लॉकवाइज, माइनस का था तो एंटी क्लॉकवाइज, ये आ गया ये। अब आगे तो आपको पता है क्या करना है। आगे तो सर सिंपली इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। बना दिया। ये भाई साहब ऐसे हैं तो इनका रिएक्शन आया ऐसे, जिसका रिएक्शन आ जाएगा नीचे, तो पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पे बनाए नहीं, छोड़ दिए थे जानबूझ के कि मैं लेटर ऑन आपके सामने बनाऊंगा ये। तो आपको पता रहेगा कि एक बार अगर पॉजिटिव आ जाए, मैंने आपको बोला था कि बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव आए तो नीचे बनाना है यार इस बार,
स्टिफनेस के लिए। देखो ये 13.5 का इफेक्ट ऐसे, का रिप्लाई ऐसे, ये होता है सैगिंग। सैगिंग होती है हमारी पॉजिटिव, ये आ गया पॉजिटिव, ये जोड़ दो। और इनकी वैल्यूज़ लिख देते हैं, 13.25 एंड दिस इज 19.5। सिमिलरली ये 19.5 कैसा है, ये ऐसा, इसका रिएक्शन आया नीचे, तो नेगेटिव का 19.5 एंड दिस इज नेगेटिव का 74.25, सेम कंसेप्ट से, है ना। तो हमें अब पता चल ही चुका है। अब हम सिंपली सपोर्टेड का पोर्शन क्लिक करते हैं, ये लिया, ये मोमेंट m और ये 100, तो इसको सॉल्व कर दिया, इसका ऐसा मिल जाएगा। और जो लेफ्ट पोर्शन है उसका भी हमको मिल जाएगा, वो कैसा मिलता है वो नीचे दिखाता हूँ मैं। ये ऐसा मिल गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब क्या करना है, दोनों को मर्ज करना है, दोनों को मर्ज करते हैं। तो मैं सबसे पहले ब्लू से आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। दैट इज़ यहाँ है 19.5 बी पे, एंड जो ए पे है दैट इज़ 13.25। तो ऐसा कुछ हो जाएगा, 13.25 पॉजिटिव का, नेगेटिव का है 19.5, और ये एकदम ऊपर चला जाता है काफ़ी हाई, 74.25। अब मैं वाइट कलर में बनाता हूँ जो सिंपली सपोर्टेड वाले बेंडिंग मोमेंट है। वाइट की जगह मैं इस बार इसको पिंक में बनाता हूँ, ज़्यादा बेटर रिप्रेजेंटेशन दिखेगा आपको। ओके सर, जो 50 आया है वो आया है सर कुछ इस टाइप से, टेकिंग अ बिट, थोड़ा रुको, आज प्रोसेसिंग हो रही है। हाँ, एंड जो ये ए बी वाला पोर्शन है कुछ इस तरीके से। ओके, सो ये भाई हमारा नेगेटिव है, ये पिंक वाला पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। अब मैं इसको ग्रीन से शेड कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली पता रहे कि कैसा बना है। हाँ भाई, इतने से पोर्शन को देखोगे तो डोमिनेंस किसका है, ब्लू का है, और अब यहाँ देखोगे डोमिनेंस किसका है, नेगेटिव का है। ठीक है सर, अब वापस यहाँ आ जाओ, ये हो गया पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। अब डोमिनेंस किसका है इतने से पोर्शन के अंदर, सर ये देखिए पॉजिटिव का है, फिर नेगेटिव का है कि नहीं, ये भी नेगेटिव ही है, ये आ गया। अब फिर पॉजिटिव का डोमिनेंस है सर, एंड देन एक और पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, और फिर नेगेटिव का डोमिनेंस है। ओके, तो मैं सर इसको एक बार लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, प्लस माइनस में, प्लस माइनस प्लस माइनस, ये भी माइनस, प्लस ये माइनस। तो आपको समझ में आया है यहाँ पे कितने पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर हुआ, 1 2 3 4 5। आ रही है बात समझ में कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर इतने हाई क्यों चले गए, है कि नहीं। सो इस तरीके से भी आप इसको बना सकते हैं। ये हो गया सेटलमेंट वाला क्वेश्चन।
और आगे क्या करना है, वही सिंपल रिएक्शंस निकालनी है। तो आपको कैसे प्रोसीड करना है, अब आपको पता है कि इसको सिंपली सपोर्टेड प्लस आपको मूवमेंट पता है। अब इन मूवमेंट्स को सॉल्व कर दो इन मूवमेंट्स के साथ सब कुछ, और आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको आप निकाल सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ निकाला नहीं है। फाइंड इट, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल जीरो। तो अभी तक मैंने आपको कितने टाइप ऑफ क्वेश्चन करा दिए जो मेरे को मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में थे। मैंने एक तो आपको ये समझा दिया है कि बेटा बीच में आता है तो कैसे आप स्टिफनेस डिस्ट्रीब्यूट करते हो, कैसे कैरी ओवर मूवमेंट इधर पहुंचाते हो। साथ में फिक्स्ड एंड मूवमेंट की भी कुछ कुछ चीज़ें बता दी। एक मैंने सिंपल बता दिया और एक अभी मैंने बता दिया कि अगर कोई एक जॉइंट नीचे डिस्प्लेस हो जाए तो फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स कैसे हो जाएंगे, क्या हो जाएगा। और मैंने एक कंसेप्ट और बताया है बड़ा इंपॉर्टेंट, वो ये वाला है जो आपने यहाँ देखा है टोटल के नाम से। इसको मत भूलना बिल्कुल भी। आपको कई बार क्वेश्चंस में ऑब्जेक्टिव में बिल्कुल यही मिलने वाले हैं कि भाई दो फिक्स्ड एंड मूवमेंट बता दिए, एक तो ये लोड लगा के बता देगा और एक बोल देगा ये सेटल भी करके। आप बताओ कि फिक्स्ड एंड मूवमेंट एक का क्या है। तो वो इस डिफ्लेक्शन की वजह से और इस लोड की वजह से दोनों का जो एडिशन होगा वो होगा, उसी को आप फिक्स्ड एंड मूवमेंट बोलना। देखा, एक ही क्वेश्चन से कितने सारे कंसेप्ट हमने क्लियर कर लिए। अब मैंने जैसे कहा था कि हर एक टाइप का क्वेश्चन करूंगा, तो अब मैं बैलेंसिंग द हिंज वाला कंसेप्ट बताता हूँ कि एक एंड आपका हिंज है तो आप इसको कैसे बैलेंस करोगे। तो अब इसकी ओर बढ़ते हैं। बट अभी देखा जाए तो इट्स ऑलरेडी बीन 50 मिनट्स, तो इसको हम अब पार्ट सी में देखते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, और ये बैलेंसिंग द हिंज हम अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू। और जाने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, tell about this channel to your friends, share it with your friends. If you have any query, please share it in comments section below. I will do definitely anything possible from my side to help you guys. So keep sharing, keep learning, and keep revising. Thank you. God bless you all.